गुड मॉर्निंग। मनोविज्ञान की अगली कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। कल एक वीडियो डाला था। हम आपके आभारी हैं कि इस वीडियो को 173 लोगों ने ही देखा है अभी तक, लेकिन इसका वॉच टाइम है वो 60,000 मिनट के लगभग है। मतलब इस वीडियो को कुल मिला के 1,000 घंटे देखा गया। तो डेफिनेटली जिन्होंने देखा है, कुछ लोगों ने इतने में से उन्होंने पूरा देखा है और किसी ने 2 मिनट या 5 मिनट देखा है, किसी ने स्किप कर करके देखा है। लेकिन कैसे भी करके आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं। जो कल का टेस्ट लिया था उससे ये पता चलता है। आज का टेस्ट भी इन रक्षा युक्तियों पर आधारित होगा शाम को 8 बजे, तो डेफिनेटली इसमें भाग लीजिए। स्टार्ट करते हैं रक्षा युक्तियों से। तो कल हम एक रक्षा युक्ति के बारे में पढ़े थे, वह है तर्क संगतिकरण। उसका वापस रिवीजन कर लेते हैं इसमें ही। सबसे पहली रक्षा युक्ति थी तर्क संगतिकरण, और इस तर्क संगतिकरण का दूसरा नाम क्या है यह भी बताया था। तर्क संगतिकरण को युक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है, युक्तिकरण। और इसी युक्तिकरण को एक और नाम से जाना जाता है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है पुष्टिकरण। अगर कल लास्ट में ये नहीं समझे हो तो फिर एक बार समझ लें। इन रक्षा युक्तियों में तर्क संगतिकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन या पुष्टिकरण क्या होता है। तो अपने तर्क द्वारा आप अपने तर्क द्वारा अपने अनुचित व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अपने तर्क द्वारा अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है तर्क संगतिकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन कहलाता है। लेकिन अपने तर्क द्वारा भी कैसे? सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों के द्वारा आप अपने तर्क से अपने अनुचित व्यवहार को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि इस रक्षा युक्तियों का प्रयोग व्यक्ति दो रूप से करता है। पहला तो अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर। व्यक्ति अपनी पसंद और व्यक्ति अपनी नापसंद के आधार पर युक्तिकरण करता है। और दूसरा है व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए बाह्य परिस्थितियों को दोष देना। बाह्य परिस्थितियों पर या बाह्य परिस्थितियों को दोष देना। यहाँ बाह्य परिस्थितियों को दोष देना इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को आरोपी ठहराना नहीं है, परिस्थितियाँ लिखा हुआ है शब्द, इसलिए ध्यान रखें। और हम चर्चा कर चुके थे कि ये युक्तियाँ दो प्रकार की हैं। एक तो होती है अंगूर खट्टे हैं, और दूसरा था नींबू मीठे हैं। अंगूर अच्छी खाने की चीज़ है लेकिन आपको नहीं मिले तो खट्टे हैं, और नींबू कोई खाने की चीज़ नहीं है, खट्टे होते, कोई खाता नहीं, लेकिन उसको भी आप क्या कहते हैं? मीठे कहते हैं। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है? तो अंगूर खट्टे हैं, उसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लेता, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से उस क्रिया का हिस्सा होता है। इनको समझाने के लिए बात की थी। जैसे कि आप MLA का चुनाव लड़े और ये चुनाव हार गए, और फिर आप कहें कि यार MLA बनना बहुत बुरी बात है, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, झंझट है। आप MLA बने ही नहीं, इसके बाद भी इसकी बुराई कर रहे हैं। और दूसरा नींबू मीठे हैं। तो कल एक प्रश्न दिया था कि एक व्यक्ति है, वह कोई कार लाने की सोच रहा है। आपका उत्साह हो गया, कौन सी कार लाएगा, और लगभग ये इस प्रकार की कार लेके वो आ गया। अब ये कार होगी टाटा नैनो, और एक कार है 80 लाख की BMW। अब वह व्यक्ति क्या करेगा? समझें, किसी ने कहा भाई तू तो ये लाने वाला था, तू ये क्यों ले आया? तो यहाँ देखें, ये कहता है कि इसमें भी 4 टायर होते हैं, इसमें भी 4 टायर होते हैं, इसमें 4 लोग बैठते हैं, इसमें चाहो तो मैं 10 लोग बैठा दूँ, यह भी गर्मी से रक्षा करती है, ये गर्मी से रक्षा करती है, इसमें भी बारिश नहीं टपकती, इसमें भी बारिश नहीं टपकती। अब मैं इस चीज़ के लिए 80 लाख क्यों खर्च करूं जबकि मेरा काम 2 लाख में हो गया? मतलब यहाँ समझना है कि व्यक्ति अपने उच्च लक्ष्य से जो निर्धारित निम्न लक्ष्य उस पर भी संतोष कर लेता है, अर्थात ये जो प्राप्त हुआ उसकी जो प्रशंसा करे वह कहलाता है नींबू मीठे हैं। अब इसका एक उदाहरण पूछा गया था, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपकी शादी इस लड़की के साथ होनी थी, लेकिन आपकी शादी वो इस लड़की के साथ हो गई। अब आप इन दोनों में से किसको बेहतर ठहराएंगे, जिसके साथ हुई या जिसके साथ नहीं हुई? तो आप कहेंगे और ये तो बहुत सुंदर थी,
ये इसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन ये है, ये बहुत ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये नींबू मीठे हैं, जो प्राप्त हुआ उसकी प्रशंसा करना, तो ये कहलाता है तर्क संगतिकरण। अगली रक्षा युक्ति आती है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। अगली रक्षा युक्ति है प्रक्षेपण। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी। प्रक्षेपण का मतलब क्या है? तो प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था सिगमंड फ्रायड ने। सबसे पहला उपयोग करने वाला व्यक्ति था सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने ही इसका उपयोग रक्षा युक्ति के रूप में किया था, लेकिन ये प्रक्षेपण विधियाँ भी बन गई थी बाद में। और इसे कह सकते हैं अपन किसी और को बलि का बकरा बनाना। बलि का बकरा बनाना अर्थात क्या हुआ कि अपना जो दोष है या अपनी कमजोरी है उसे दूसरे में देखने का प्रयत्न करना, या अपनी दुर्बलताओं को दूसरों पर आरोपित करना। इसको समझे, क्योंकि प्रक्षेपण और विस्थापन है वो दोनों कंफ्यूज करते हैं। प्रक्षेपण को सीधा सीधा दो लाइनों में समझ सकते हैं, या तो अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कमजोरियां, या अपने दोष हैं, उन दोषों को दूसरे में देखकर खुश होना। दूसरे में देखना, अपने दोषों को दूसरे में देखना, ये भी हो सकता है। या अपनी दुर्बलता के लिए, अपनी दुर्बलता जो भी है, आपका जो दुर्बल व्यवहार है या आपकी दुर्बलता है, अपनी दुर्बलता को दूसरों पर आरोपित करना, दूसरों पर आरोपित करना। अब अपनी दुर्बलता को दूसरों पर आरोपित करना, ये दोनों ही लाइनों में क्या अंतर है वो समझे। एक पुरुष है, एक पुरुष है, वह मान लीजिए कुरूप है, मेरी तरह ही। अब अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए दूसरे पुरुषों में भी कुरूपता ढूंढ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण। मतलब अपना दोष है वो दूसरे व्यक्ति में देखना। अब मान लीजिए कि रिजल्ट आया और राम नाम का लड़का है, वह घर गया और अपने पिताजी के पास मार्कशीट देने से पहले बोला, पिताजी ने पूछा बेटा क्या हुआ? राम ने कहा पापा श्याम फेल हो गया, श्याम भी फेल हो गया। अब यहाँ पे भी क्या, यहाँ अर्थ निकालना, श्याम फेल हो गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ड लगा दिया श्याम भी फेल हो गया, इसका मतलब अपने आप कह रहा है वो राम भी फेल हो गया। इसके साथ एक और जोड़ रहा कि श्याम तो पिछली कक्षा में 98% लाया था फिर भी फेल हो गया। अर्थात इसका कहने का दूसरा मतलब है कि अच्छे अच्छे 30 मार्क आते वह भी फेल हो गए, तो फिर मेरी तो औकात ही क्या है। जैसे आपका रीड का एग्ज़ाम, आज फिर न्यूज़ आई है अखबार में कि सितंबर में होगी कि नहीं होगी, होगी तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब मान लीजिए हो गया और रीड का एग्ज़ाम हुआ और आपने भी दिया और आपके दोस्त ने भी दिया। आपका दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है और आप मंद बुद्धि है। देखो, इन रक्षा युक्तियों को पढ़ने के लिए आपको मंद बुद्धि ही मानना पड़ेगा और दूसरे व्यक्तियों को इंटेलिजेंट मानते रहें। अब आपने रीड का एग्ज़ाम दिया और जैसे ही आजकल तो लॉकडाउन में किसी के फ़ोन नहीं आते हैं, लेकिन जब ये रिज़ल्ट आता है ना, तब सब लोग फ़ोन करते, जो आपको नहीं जानते वो भी फ़ोन करते, भाई क्या हुआ तेरा। आप फेल हो गए, लेकिन आप कहते हैं कि ये विनीता भी फेल हो गई। अब विनीता भी फेल होगी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप फेल हुए, लेकिन विनीता का फेल होना यह बताकर आप अपनी असफलता को उचित साबित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रक्षा युक्तियों का प्रयोग है वह प्रक्षेपण कहलाता है। जिसकी आपने क्रिकेट में देखा होगा, एक बल्लेबाज आउट हो गया, और अधिकतर मैं क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। एक बल्लेबाज आउट होता है, इसमें एक बल्लेबाज को आप देखिए, युवराज सिंह, उसकी एक आदत थी। युवराज सिंह जब, बुराई नहीं कर रहे हैं ना, उसकी आदत की बात कर रहे हैं। युवराज सिंह जब भी आउट होता था तो आउट होने के बाद अपना जो बैट है उस बैट के किनारे को देखता था। अर्थात वह कहीं न कहीं बताना चाहता था कि इस बैट से कुछ खराबी थी जिसके कारण मैं आउट हो गया। अर्थात कहीं न कहीं अपने आउट होने को लगभग इस बैट से खराब होने से जोड़ रहा है। आपने अधिकतर क्रिकेट में देखा होगा कि एक खिलाड़ी है वो कैच लपकने जाता है और ये कैच है वो छूट जाता है, तो बार बार अपने हाथों को देखता है, ऐसे करके हाथ, या फिर जो जो लाइट्स लगी होती है, फ्लड लाइट्स, उनकी तरफ देखता है, और फिर चोट का बहाना भी करता है कभी कभी। तो ये कौन सा कहलाता है? प्रक्षेपण। और लगभग इसे कह सकते हैं अपन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लगभग है ना, पूरी तरह से नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति को पुलिस सवार ने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया बाइक सवार को, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।
अब जैसे इसका चालान बनने लगा, इसने चिल्लाया और बोला देखो साहब वो भी बिना हेलमेट के जा रहा है, 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 ये सब बिना हेलमेट के जा रहे हैं और आपने केवल मेरे को ही पकड़ा। इसका मतलब ये किसका प्रयोग कर रहा है? प्रक्षेपण। तो यहाँ पे ध्यान रखें, प्रक्षेपण का मतलब है अपने दोष को दूसरों में देखना, और अगर दूसरे उसके जैसे हैं तो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता। तो ये हो गया प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण शब्द सिगमंड फ्राइड ने यूज़ किया था। नाच न जाने आंगन टेढ़ा और बलि का बकरा, ये दोनों ही कहावतें और लोकोक्तियाँ हैं। एक लोकोक्ति है और एक कहावत है, तो कहीं न कहीं यह प्रक्षेपण से संबंधित हैं। अगली रक्षा युक्ति की चर्चा करें तो वह बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए ही है, वह है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? तो सिंपलेस्ट एग्जाम है इसका। मान लीजिए आप दो दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे किसी एग्ज़ाम की, ये आप हैं। अब आप अपने आप को क्या मान सकते हो? वो ठीक है, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, दोनों ही आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप तो परीक्षा में हो गए फेल, आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए और आपका दोस्त पास हो गया। अब आपको खुशी होगी कि दुख होगा? तो मनोविज्ञान कहता है कि आपको दुख होगा, लेकिन आपको अपने फेल होने का दुख नहीं होगा, आपको अपने दोस्त के पास होने का दुख होगा। अब जब भी आप इससे मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में दुख होगा, लेकिन आप ऐसा दर्शाएंगे कि भाई तू पास हो गया तो मेरा जीवन सुधर गया। यही कहलाता है प्रतिक्रिया निर्माण। तो फिर इसको समझ लें, प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? तो प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब होता है आपके जो भाव हैं, अपनी भावनाओं के विपरीत व्यवहार करना। प्रतिक्रिया का निर्माण का मतलब है अपनी भावनाओं के विपरीत व्यवहार करना। 13 रक्षा युक्तियाँ हैं। कुछ गाइड्स देकर आप सिखवाल वाली ने उन्होंने तो 100 रक्षा युक्तियाँ छाप दी। 13 ही रक्षा युक्तियाँ मनोविज्ञान जो कहता है अपनी भावनाओं के विपरीत व्यवहार। अपनी भावनाओं के विपरीत व्यवहार है, वह कहलाता है प्रतिक्रिया निर्माण। और इसको अपन एक लाइन से जोड़ सकते हैं, बगुला भगत। आपने ये नाम लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, ये बगुला भगत नहीं हो सकती है, इसे बगुला भगत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बगुला भगत का मतलब क्या हुआ कि आप हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, इससे भी जोड़ सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझें। अपनी भावनाओं के विपरीत मतलब आपकी जो मूल इच्छा है, उस मूल इच्छा के विपरीत आप अगर कोई व्यवहार कर रहे हैं तो वह कहलाता है प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे कि एक सौतेली माँ है, यह सौतेली माँ है, फिल्मों में देखा है भाई हमने तो इसको, बाकी रियल लाइफ में तो नहीं देखा। सौतेली माँ का सौतेली बेटी से व्यवहार, सौतेली माँ का सौतेली बेटी से व्यवहार है, वह मूल इच्छा तो कुछ और होती है, लेकिन उससे कहीं न कहीं अपनी मूल इच्छा के विपरीत प्रेम देती है या प्रेम का भाव बताती है जब उसका पति घर पे हो, लेकिन जब वो चला जाती है उसको मार पीट के सीधा कर देती है बेचारी को। तो सौतेली माँ का सौतेली बेटी से जो व्यवहार होता है वो प्रतिक्रिया निर्माण का लगभग हर किसी में 99% में हमने देखा है, 1% अच्छी भी हो सकती है। या आपने धारावाहिकों में देखा होगा, अक्सर आजकल जो महिलाओं के धारावाहिक आते हैं उसमें एक महिला वो खलनायिका होती है और दूसरी है वो बेचारी प्रताड़ित नायिका होती है। लेकिन ये जब दोनों वार्तालाप चलते हैं तो इसका चेहरा देखने लायक होता है। ये चेहरे के भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से इसकी जो सोच होती है वो ख़राब होती है। तुझे देख लूँगी, आज ये कर लूँगी। एक घर के कमरे में इतनी सारी साजिशें रची जाती है कि पता ही नहीं चलता, क्या पता कितने किलोमीटर लंबा घर होता उनका। इस कमरे की साजिश है वो उस कमरे में भी पता नहीं पड़ती, किचन की साजिश है वो उधर पता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार का व्यवहार भी क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। तो प्रतिक्रिया निर्माण समझ गए आप, अपनी भावनाओं के विपरीत व्यवहार करना, वही प्रतिक्रिया निर्माण है। इसे बगुला भगत के हिसाब से भी जाना जाता है, मुहर में राम बगल में छुरी, ऐसा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बताई थी वह है रक्षा युक्ति दमन। ये दमन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप जितनी रक्षा युक्तियाँ पढ़ रहे हैं ना अभी 13, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 13 का 13 उपयोग, आप इतने खतरनाक लोग हैं, आप सब जो इसको सुन रहे हैं, कहते हैं मनोविज्ञान तो कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें से एक रक्षा युक्ति का उपयोग है वो मानव करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इतने खूंखार लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, स्पेशल हमारे सेंटर पे आते हैं
वो इन 13 रक्षा युक्तियों का प्रयोग कर चुके होंगे, इतनी गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है, तो दमन का मतलब क्या होता है ये समझे आप। यह सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिगमंड फ्राइड ने इसको बताया था सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति। सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति का मतलब क्या हुआ वो समझे। जब भी आपके सामने संघर्षपूर्ण स्थिति आए, सॉरी, संघर्षपूर्ण स्थिति आती है आपके सामने, तब आप क्या करते हैं। तो संघर्षपूर्ण स्थिति में किसका उपयोग करते हैं आप, ईगो और सुपर ईगो। ये बिल्कुल ध्यान से समझें। संघर्षपूर्ण स्थिति में ईगो और सुपर ईगो के उपयोग द्वारा या इसके द्वारा आपके सामने एक परिस्थिति आई है जो आपके अंदर तनाव उत्पन्न कर रही है, संघर्ष उत्पन्न कर रही है, तब आप क्या करेंगे, ईगो और सुपर ईगो का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप किसका प्रयोग करेंगे, अहम का प्रयोग करेंगे। देखिए ये लाइनें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका उपयोग किया जाता है, कहाँ से क्या होता है। ईगो और सुपर ईगो के द्वारा आप बलपूर्वक, बहुत कोशिश करके बलपूर्वक आप इसे कहाँ भेज देते हैं, अचेतन मन में। तो यहाँ समझना, किसी भी तनाव उत्पन्न करने वाली बात को आप ईगो और सुपर ईगो द्वारा आप बलपूर्वक अचेतन मन में भेज देते हैं, यही कहलाता है दमन। दमन का मतलब क्या हुआ समझना है आपको। दमन का मतलब दबाव से, द लगा इसका मतलब दबाव से। एक शमन भी आएगी, शमन इसका उल्टा है, सेम ऐसा ही है, लेकिन दमन और शमन में क्या अंतर है वो बता देते हैं। तो संघर्षपूर्ण स्थिति को आप बहुत प्रयास करके ईगो और सुपर ईगो के द्वारा सीधा अचेतन मन में भेज देते हैं, यही कहलाता है दमन। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने इसकी तुलना किससे की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्रेशर कुकर से की थी। सिगमंड फ्राइड ने इसकी तुलना प्रेशर कुकर से की थी और इसने कहा था कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करता जाए, दमन करता जाए, दमन करता जाए, तो एक प्रेशर कुकर में आप है ना सीटी को बंद कर दीजिए, तो धीरे धीरे इतना दबाव बढ़ेगा कि सीटी है वो अचानक फूट जाएगी, कुकर फूट जाएगा आपका। ठीक है ना, सीटी निकल के कुकर फूट जाएगा या फट जाएगा। तो दमन भी ऐसा है कि आपने अगर अधिकतर संघर्ष में इच्छाओं का दमन कर दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी सारी इच्छा या भावना एक साथ विस्फोट के साथ प्रकट होंगी। इसलिए इसके साथ कहा गया है कि इसका उपयोग है वो सबसे ज़्यादा समझदारी से करना चाहिए। इसका उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग चलते चलते बीच में कहीं वैलेंटाइन था वो क्वारंटाइन में बदल गया। अब आपको ये बिल्कुल संघर्ष में डाल देगा और आप इसको बलपूर्वक क्या करेंगे, अपने अचेतन मन में डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिसके साथ प्रेम प्रसंग टूटा उस व्यक्ति को आपने कहीं देखा तो आपकी सारी भावनाएं वो वापस आ जाएंगी। तो ये कहलाता है दमन। और इस दमन में मैं एक शब्द जोड़ दूं, अगली रक्षा युक्ति है शमन। शमन लिखते ही मैं यहाँ एक शब्द जोड़ दूंगा, हटा दूंगा, वो है बलपूर्वक। ये हट गया तो ये शमन बन जाएगा। और देखिए यहाँ बल से भेजा जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे गुजरता है, समय के सापेक्ष अगर आप किसी बात को अपने अचेतन में भेज देते हैं तब ये शमन कहलाएगा। शमन और समय दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दमन बलपूर्वक किया जाता है, जबकि शमन है वो हमेशा समय के सापेक्ष होता है, यानी कि कोई भी बात है वह अपने आप अचेतन मन में चली जाती है, तो इसी को बोलते हैं शमन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतिगमन। अगली रक्षा युक्ति है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब पुनः उसी रास्ते पर वापस जाना। प्रतिगमन का मतलब होता है वापस प्रस्थान करना या पुनः प्रस्थान करना या वापस जाना। कहाँ वापस जाना, जहाँ आपको बिल्कुल दुख नहीं थे उस अवस्था में चले जाएं, तो वह कहलाता है प्रतिगमन। अब प्रतिगमन किस पर, कौन से व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो प्रतिगमन का प्रयोग है वह दो प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एक तो है जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रतिगमन का उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एकांत प्रिय होते हैं,
एकांत प्रिय। दूसरा, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी। और ऐसे व्यक्ति जो कैसे होते हैं, कायर होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है, एकांत प्रिय रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और कायर होते हैं, वह इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये हथियार है, वह प्रयोग किया जाता है स्त्रियों द्वारा, अन्यथा ना ले भाई, स्त्रियां अगर सुन रही हो तो, या फिर छोटे बच्चों द्वारा। इन दोनों के द्वारा ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों द्वारा तो बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। देखिए, मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है भाई, मैं तो समझा रहा हूँ। नहीं तो आप सोचेंगे मेरे जीवन में भी ऐसा हो रहा है, और आप कहेंगे, फिर आप इस लॉजिक भी देंगे, सर आपने तो वही कहा था कि व्यक्ति वैसे ही सोचता है जैसा उसके साथ हुआ, अचेतन मन में जाता है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी स्त्री के पति ने उसको घुमाने के लिए वादा किया, या होटल में ले जाने का वादा किया, आज शाम को होटल में जाके खाएंगे। बेचारा पति थक के घर पे आया और उसने कहा कि आज का प्लान कैंसिल। पत्नी ने शुरू किया अपना टारगेट। पहले तो बोला, समझाया, जाना पड़ेगा, इतने साल हो गए आप घुमाने नहीं ले जाते, 25 साल हो गए शादी में, और एक बार खाने को ले गए थे, वो भी किसी ढाबे में। वो भी खाना कैसा था, 2 पराठे खा के आए थे। पति ने कहा भाई अब तो शांति से सोने दे थोड़ा। इतने में पत्नी ने शुरू कर दिया रोना। अब ये इतना खतरनाक हथियार है कि इसको हार माननी पड़ी और इसको यहाँ ले जाना पड़ा। यहाँ पे समझें एक खास चीज़, एक स्त्री का रोना, मतलब एक स्त्री का रोना, ये रोना है वो कौन सी अवस्था का लक्षण है, शेषवावस्था या बाल्यावस्था का। तो रोने का गुण है वह अपनी मूल स्थिति में वापस जाने जैसा है। तो एक स्त्री का रोना बिल्कुल प्रतिगमन है। या फिर मान लीजिए बड़े भाई का छोटे भाई की तरह व्यवहार करना, ये प्रश्न पूछा गया, बड़े भाई का छोटे भाई की तरह व्यवहार। इसको ऐसे समझें, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा सा बेटा है, सबसे ज़्यादा प्यार इसको मिलता है। बड़ा भाई है, इस अवस्था में संघर्ष में आ जाता है, तो ये बड़ा भाई भी प्रेम पाने के लिए अपने माता पिता से छोटे भाई की तरह हरकतें करता है, जैसे कि घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, या फिर अंगूठा चूसना। ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह क्या कहलाती है, प्रतिगमन। तो प्रतिगमन भी एक महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है। डेफिनेटली आपने इसका प्रयोग बहुत बार किया होगा। प्रतिगमन के बाद आता है अब विस्थापन। देखो, प्रक्षेपण और विस्थापन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। प्रतिगमन अभी पढ़ा, प्रक्षेपण इससे पहले पढ़ा था। विस्थापन का मतलब क्या है, तो विस्थापन का मतलब है आपकी जो भावना है वह जिस पर आपको निकालनी थी उस पर नहीं निकाल पाए, और यही भावना है वह आपने दूसरे पर क्या कर दी, आरोपित कर दी। मतलब लगभग ये प्रक्षेपण जैसा, लेकिन प्रक्षेपण नहीं है। आपकी भावना है वो मूल उद्दीपक के बजाय किसी और उद्दीपक के प्रति अगर व्यक्त होती है तो वह विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन है वो हमेशा आक्रामक व्यवहार में गिना जाता है। यह आक्रामक व्यवहार है विस्थापन, इसलिए आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक को एक गुरुजी ने थप्पड़ मारा। अब ये बालक है वो गुरुजी को वापस थप्पड़ नहीं मार सकता था, तो इस बालक ने गुरुजी की इस मोटरसाइकिल को ही पीट दिया। ऐसा भी हो सकता है, मतलब विस्थापन। यहाँ पे एक बालक ने अपने क्रोध का विस्थापन मूल उद्दीपक पर ना कर कर उससे संबंधित उद्दीपक पर कर दिया। ये विस्थापन की घटना हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए एक पहलवान है, इस पहलवान से आपका झगड़ा हो गया, इस पहलवान से आपका झगड़ा हो गया, आप ये है ना, ये छोटे वाले आप हैं। अब आप, इसने आपको 2-4 झापट मार दिए। आप जब भी इसको झापट मारने की सोची तो आपने सोचा कि ये 5-6 और लगा देगा, आप घर चले गए। ये स्थिति आपके दिमाग में चलती रहेगी कि उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया इतने लोगों के सामने। अब आपने इस पहलवान के छोटे से बच्चे को रास्ते में देखा और आपने इसको पीट दिया, अर्थात आप मूल उद्दीपक को तो पीट नहीं सके लेकिन उसके बच्चे को पीट दिया। ये घटना भी कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। मान लीजिए माँ ने बच्चे को पीटा, माँ ने अपने छोटे बच्चे को पीट दिया। आजकल तो लॉकडाउन में बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। अब माँ ने बच्चे को पीटा तो बच्चा भी बहुत खतरनाक होता है। इस बच्चे ने टीवी का रिमोट फेंक दिया, ठीक है, टीवी का रिमोट फेंक दिया।
या टीवी का रिमोट तोड़ दिया या बगीचे में जाके सारे फूल तोड़ दिए, ये भी विस्थापन का उदाहरण है। मान लीजिए एक कोई कर्मचारी है, उसका बॉस है, उस बॉस ने अपने कर्मचारी को डांटा। कर्मचारी बॉस को तो नहीं डांट सकता, कर्मचारी घर गया, उसने अपनी पत्नी पे सारा गुस्सा निकाल दिया, पत्नी ने अपने बच्चों पर सारा गुस्सा निकाल दिया और बच्चों ने फिर यही काम किया। मतलब एक क्रोध है वह कई साधनों द्वारा विस्थापित हो रहा है, तो यह भी विस्थापन की घटना है। और मान लीजिए एक निसंतान दंपत्ति है, निसंतान दंपत्ति है, यह निसंतान दंपत्ति है, वह छोटे बच्चों को देखकर उन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं, यह भी कौन सी घटना कहलाती है? विस्थापन की। यहाँ पे एक और है, मान लीजिए आपका काम चल रहा है रसोई में और आपका झगड़ा हो जाए इससे, ठीक है। अब सास से झगड़ा होने पर आप कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय आप बर्तन मांज रहे हैं तो बर्तनों को पीटना, पिटना मतलब आवाज़ आना, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको पटकना, यह भी किस घटना में आता है? विस्थापन। तो अपनी मूल भावना को दूसरे के प्रति प्रवाहित करना, यह रक्षा युक्ति विस्थापन कहलाती है। अगली रक्षा युक्ति है कल्पना प्रवाह। कल्पना प्रवाह ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था के लिए। कल्पना प्रवाह भी कह सकते हैं, इसे कल्पना तरंग भी कह सकते हैं, या इसे द्विवा स्वप्न के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना तरंग, कल्पना प्रवाह, द्विवा स्वप्न, ये कौन सी अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है? तो यह सबसे ज़्यादा रक्षा युक्ति ही उपयोग में ली जाती है, वो है किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा प्रयोग आपने इसका ज़रूर किया होगा। अपनी अतृप्त इच्छा या दुर्बल भावनाओं को अपनी काल्पनिक दुनिया में पूरी करना। अपनी अतृप्त इच्छाएं जितनी भी है, अतृप्त इच्छाएं हैं या फिर आपकी जो दुर्बल भावनाएं हैं जो आप में पूरी करने की औकात ही नहीं है, उनको पूरा करने के लिए आप अपनी एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं और इस काल्पनिक दुनिया में आप अपने इस अतृप्त इच्छाएं या जो भी दुर्बल भावना है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक दुनिया में असफल हो जाए लेकिन कल्पना जगत में वो अपने आप को नायक मानता है। इसको इस प्रकार से समझे, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक दुनिया में तो असफल है, वास्तविक दुनिया में असफल है, लेकिन काल्पनिक दुनिया है उसमें उसका खुद को क्या मानता है? नायक मानता है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं या इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति है वो कल्पना प्रवाह या कल्पना तरंग या दिवा स्वप्न कहलाती है। अब इसको किस प्रकार से एक व्यक्ति पूरा करता है? तो कल्पना प्रवाह या दिवा स्वप्न में व्यक्ति का व्यवहार है वह 3 तरीके से प्रदर्शित होता है। आप भी अपने आप के बारे में सोचें तो आपने ये 3 गुण है वो बिल्कुल आपने प्रयोग में लिए होंगे। ये 3 गुण क्या है समझ लें। दिवा स्वप्न में आप किस प्रकार से होंगे? अतीत में खोए रहने वाले, अतीत में खोया रहने वाला नायक हो सकते हैं आप, ठीक है ना, रहने वाला। अतीत में रहने वाला अर्थात क्या हो गया? तो वर्तमान से घबरा कर, ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान से घबरा जाता है और वह हमेशा अतीत में खोया रहता है। तो पहले प्रकार से आप इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं दिव्या स्वप्न में। दूसरा होता है विजेता नायक। आप यहाँ पे अपने आप को विजेता नायक मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं लेकिन खेल नहीं सके, लेकिन घर पे आके आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सिक्स मार रहे हैं, आप सिक्स मार रहे हो, आपने इस टीम को जिता दिया। अर्थात आप अपने आप को एक विजेता नायक की तरह देखते हैं अपनी काल्पनिक दुनिया में। अगला आता है, मान लीजिए आप कुछ नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सके, तो फिर आप पीड़ित नायक की तरह व्यवहार करते हैं। और पीड़ित नायक की तरह व्यवहार करना ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है कभी कभी। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी देवदास। आपका व्यवहार अगर इसकी तरह हो जाए, अब ये कब बना जाता है ये आप जानते हैं, लेकिन इसकी तरह आप व्यवहार करेंगे तो ये पीड़ित नायक। तो देखिए, कल्पना प्रवाह में एक व्यक्ति का व्यवहार 3 तरीके से हो सकता है। अतीत में खोया हुआ नायक, विजेता नायक भी हो सकता है या पीड़ित नायक भी हो सकता है।
तो इस प्रकार के 3 उदाहरणों द्वारा आप द्विवा स्वप्न या कल्पना तरंग को समझ सकते हैं। किशोरावस्था में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली रक्षा युक्ति है। अगला आता है उदात्तीकरण। अब छोटी छोटी रक्षा युक्तियाँ हैं, इनके बारे में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट याद रखने हैं। अगली रक्षा युक्ति है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण, इसी उदात्तीकरण को बोला जाता है शुद्धिकरण मार्गांतीकरण। शुद्धिकरण, मार्ग अंतरीकरण या मार्गांतीकरण, इन दोनों ही नामों से ये जानी जाती है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो देखना। उदात्तीकरण का मतलब होता है, मान लीजिए आप में भी ये गुण है, आप में असामाजिक प्रवृत्तियां हैं बहुत सारी। इसका अर्थ पूरा समझ लें भाई, असामाजिक प्रवृत्तियां हैं, उनको छोड़कर, असामाजिक प्रवृत्तियों को छोड़कर अगर आप क्या करते हैं, सामाजिक इन्हीं प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान कर देते हैं या सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं, तब ये कहलाता है शुद्धिकरण मार्गांतीकरण या उदात्तीकरण कहलाता है। यहाँ पे असामाजिक प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, ये प्रश्न पूछा गया है सी-टेट में। तो असामाजिक प्रवृत्तियों का संबंध 2 बातों से होता है। एक तो होता है आपके संवेग से होता है और दूसरा होता है आपकी अभिलाषाएं, संवेग या अभिलाषाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था उदात्तीकरण में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग की बात करें जैसे प्रेम है, क्रोध है, भय है, इस प्रकार के जो संवेग होते हैं इससे इसका संबंध होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से, तुलसीदास जी का आपने सुना होगा। तुलसीदास जी, एक कहानी पूरी सुनी होगी, उस कहानी के बाद तुलसीदास जी वो एक महान कवि बन जाते हैं। आपने दूसरा सुना होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि पहले डाकू थे लेकिन बाद में एक महान कवि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। अब देखिए, एक डाकू है वह एक साधु में परिवर्तित हो जाए और एक साधु है वह डाकू में परिवर्तित हो जाए, दोनों में ही मार्ग का बदलाव हुआ है। लेकिन यहाँ पे असामाजिक प्रवृत्तियों को छोड़कर ही सामाजिक प्रवृत्तियों को धारण करना ही उदात्तीकरण कहलाता है। अर्थात असामाजिक प्रवृत्ति को छोड़कर सामाजिक प्रवृत्ति या समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना ही उदात्तीकरण है। एक साधु का डाकू बन जाना ये उदात्तीकरण नहीं कहलाता है, ये ध्यान रखिए, ये उदात्तीकरण का उदाहरण नहीं है। अब मान लीजिए अगला उदाहरण लें, एक अधिक क्रोधी बालक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक अधिक क्रोधी बालक है, यहाँ क्रोध किससे संबंधित है, क्रोध एक प्रकार का संवेग है। तो अधिक क्रोधी बालक हमेशा झगड़ा करता है, इसीलिए एक अध्यापक का दायित्व है कि इस रक्षा युक्ति का प्रयोग है वह सही दिशा में मोड़ कर उसे क्या बना दे, बॉक्सर बना दे, ठीक है, या फिर कोई खिलाड़ी बना दे। तो एक इस प्रकार की रक्षा युक्ति है। यह क्रोध है वो खतरनाक संवेग है, लेकिन उसको सही दिशा में मोड़कर इसे क्या बना दिया, बॉक्सर बना दिया। अगला है जैसे कि कोई एक श्रृंगार प्रेमी है, श्रृंगार प्रेमी है, ये भी एक संवेग है, लेकिन इसको बना दिया आपने चित्रकार बना दिया, चित्रकार बना दिया या कोई कवि बना दिया बहुत बड़ा, तब ये क्या होता है, मार्गांतरीकरण कहलाता है। प्रेम में असफल व्यक्ति है, प्रेम में असफल व्यक्ति है, वह वीरता की ओर हमेशा प्रस्थान करता है, हमेशा वीरता की ओर। या तो 2 चीज़ें हैं, विस्थापन कर ले दिवा स्वप्न में वो भी है, लेकिन ये वीरता की ओर प्रस्थान करता है डेफिनेटली, या फिर यह इसकी ओर प्रस्थान करता है। आपने एक जीत मूवी ज़रूर देखी होगी सन्नी देओल वाली, तो ये भी इससे ही मिलता जुलता उदाहरण है। तो उदात्तीकरण का मतलब समझ लीजिए, बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग को अपनाना, यही कहलाता है उदात्तीकरण। शुद्धिकरण मार्गांतीकरण भी कहलाता है। अब आता है अस्वीकरण, अस्वीकरीकरण, ठीक है, स्वीकार करना और अस्वीकार करना। अस्वीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी वास्तविकता को नकार दें, वास्तविकता को नकार देना, यही वास्तविकता को नकार देना कहलाता है अस्वीकरण। जैसे कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है,
लेकिन वह अपने आप को नेगेटिव बताता रहता है, अस्वीकरण कहलाता है। कोरोना पॉजिटिव है, अब ये तो बहुत खतरनाक है। वह अपने आप को नेगेटिव बताए तो यहाँ तो पकड़ के ले जाते हैं भाई, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है, वह छुपा के नेगेटिव बताए तो वह भी कहलाता अस्वीकरण। वास्तविकता को कभी स्वीकार नहीं करे, वह अस्वीकरण कहलाता है। अगली रक्षा युक्ति है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का मतलब है तत् और आत्मीकरण मतलब उस जैसा। व्यक्ति अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करता है। व्यक्ति अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करता है, तब वह रक्षा युक्ति कहलाती है तादात्मीकरण। एक बालक है, वह कक्षा 10 में फेल हो गया, मान लीजिए। अब घर जाके पिताजी बोले इस बार तू फिर फेल हो गया। 2 बार फेल हो चुका है, पहली बार भी फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हुआ। यह बालक है, वह अपने पिताजी को तर्क देता कि पिताजी, सचिन तेंदुलकर भी 2 बार फेल हुआ था, तो मेरे भी 2 बार हो गए, और तीसरी बार में सचिन तेंदुलकर ने पढ़ना छोड़ दिया और वो क्रिकेट का बादशाह बन गया, तो बस अब मेरा चरण ये आ रहा है। अर्थात अपनी जैसी असफलताएं जिसको भी मिली है उससे अपनी तुलना कर देता है। जैसे बिल गेट्स का है, अब बिल गेट्स का उदाहरण है, तो बिल गेट्स को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, आपको भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इसका मतलब आप कहें अपने पिताजी को, पिताजी बस अब मैं बिल गेट्स बनने ही वाला हूँ क्योंकि मेरे को भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। ये कहलाता है तादात्मीकरण। और जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, मिमिक्री नकल करने वाले, तो ये स्पेशल कलाकार की ही नकल करते हैं। कुछ लोग हैं वह शाहरुख खान की तरह नकल करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं वो अक्षय कुमार की नकल करते हैं। तो ये इस प्रकार की नकल करना भी क्या कहलाता है, तादात्मीकरण। तो मिमिक्री आर्टिस्ट है, वह तादात्मीकरण रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपनी हेयर स्टाइल को बदल रहे हैं, किसकी तरह कर रहे हैं, इसकी तरह कर रहे हैं, तो भी आप क्या है, तादात्मीकरण। मोदी की तरह कुर्ता पहनना, ये भी कहलाता है तादात्मीकरण। एक गुण नहीं है आप में, उसमें आपका मोदी का एक भी गुण नहीं मिलता है, फिर भी आप उसकी तरह कुर्ता पहन के उसका व्यवहार करें, तो ये भी क्या कहलाता है, तादात्मीकरण। अब आता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति इम्पोर्टेंट किस परिप्रेक्ष्य में, उसको समझ लें। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है, तो क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है एक क्षेत्र में आप असफल हो गए, एक क्षेत्र में असफलता आपको मिली, लेकिन उसी क्षेत्र की असफलता को आपने दूसरे क्षेत्र में ताकत बना दिया। दूसरे क्षेत्र में आपने इसी असफलता को क्या कर दिया, सफलता में बदल दिया। अर्थात आपका एक पक्ष बहुत कमज़ोर है, इसके लिए आपने दूसरे पक्ष को बहुत मजबूत कर दिया, यह कहलाता है क्षतिपूर्ति कहलाता है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी रक्षा युक्तियाँ हैं, यहाँ समझेंगे आप, जितनी भी रक्षा युक्तियाँ हैं उनका संबंध किस मन से होता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति किस मन से होती है, तो आपने सुना होगा अचेतन मन से। लेकिन क्षतिपूर्ति है वह किससे संबंधित है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्षतिपूर्ति का संबंध चेतन और अचेतन दोनों से संबंधित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्षतिपूर्ति रक्षा युक्ति है, उसका प्रयोग चेतन मन से भी है और अचेतन से, इसका संबंध अर्धचेतन से नहीं होता है। अब उदाहरण की ओर चलेंगे। जैसे कि एक विकलांग बालक है जिसका एक पैर नहीं या हाथ नहीं है, तो डेफिनेटली वो कुंठा में या भग्नाशा में रहेगा, लेकिन उसने पढ़ाई करके इस असफलता को, अपनी जो खेल में असफलता है उसको पढ़ाई करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली, फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ इसके लिए एक सफलता हो गई। एक उदाहरण आया था छोटे कद की लड़की, लड़के तो ये कभी नहीं करते, लेकिन छोटे कद की लड़की है, अब उसकी हाइट कम है, वैसे तो होती है अपने यहाँ पे 4 या 5 फीट की होती है, 5 फीट से ज़्यादा तो बहुत कम लोग देखे हैं, ठीक है। अब ये लड़की है, वो अपना कद है वह ऊंचा दिखाने के लिए ऊंची हील की सैंडल पहनती है, ये वाली जिस पे खड़ा रहने तो आता ही नहीं है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सैंडल है, इस सैंडल का उपयोग करके अपने कद को बढ़ाने का प्रयास करती है, तो ये भी कहलाती है क्षतिपूर्ति कहलाती है। तो क्षतिपूर्ति उदाहरण आप समझ गए होंगे, एक क्षेत्र में असफलता लेकिन उसी असफलता को दूसरे में सफल बनाना,
छोटे कद की लड़की वाला एग्जाम्पल आप बहुत याद रखें और इम्पोर्टेंट है, इसका प्रयोग चेतन और अचेतन से संबंधित है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक लास्ट रक्षा युक्ति आती है, वह है रूपांतरीकरण। रूपांतरीकरण रूपांतरीकरण क्या होता है? तो रूप बदल देना, यही कहलाता है रूपांतरीकरण। असफलता से पहले मान लीजिए आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं, ये आपका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको डर है कि फेल होना ही है, फेल होना ही है, ये आपको पता चल गया और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप एग्ज़ाम में फेल होने के डर से ही, यानी कि असफलता को पहले से ही आप निश्चित मान रहे हैं, तो उसके डर के पहले ये रक्षा युक्ति ऐसी है जो पहले प्रयोग की जाती है, बाकी सब बाद में की जाती है। असफलता के बाद प्रयोग की जाने वाली रूपांतरीकरण का प्रयोग कब होता है? असफलता से पहले इसका प्रयोग होता है। और किसके कारण होता है? असफलता के डर से। ये भी इम्पोर्टेंट है। रूपांतरीकरण एकमात्र ऐसी रक्षा युक्ति है जो असफलता से पहले ही प्रयोग में ले ली जाती है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम से पहले ही आप कह दें कि मेरे को तो बहुत ज़ोर का बुखार आया है। अब बुखार आया है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप फेल हो जाएंगे। आप बहाना बना सकते हैं कि मेरे को ये बुखार नहीं आता तो मैं यहाँ क्या हो जाता, पास हो जाता। ये कहलाता है रूपांतरीकरण। या फिर दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस परीक्षा से पहले ही आप कहें कि आप परीक्षा देने योग्य नहीं हैं, ठीक है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इस प्रकार से कुछ बहाने बनाएं, तो यह भी आपके बिल्कुल रूपांतरीकरण से संबंधित है। असफलता से पहले, असफलता के डर से अगर आप कोई बहाना बनाते हैं तो ये रूपांतरीकरण की श्रेणी में आता है। तो आज ये रक्षा युक्तियों का कंप्लीट हुआ चैप्टर। कल हम स्टार्ट करेंगे बुद्धि से, लेकिन आज इस सारे चैप्टर को ध्यान से देखें, इस पे आधारित प्रश्न है। 15 प्रश्न आज रात 8 बजे आपके ग्रुप्स में आ जाएंगे। अगर कोई ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है तो इस नंबर पे 946940377145 पे एक मैसेज करके आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।